नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए जब हम लोग पढ़ते हैं एसपीटी एक 1949 पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं। पहला है क्वेश्चन है, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ। संथाल परगना जिले का निर्माण पूछ रहा है यहाँ पर। तो संथाल परगना कब बना था। दामिनी कोह का नाम से पहले जाना था। दामिनी कोह से संथाल परगना कब बना था। तो 1855 में दामिनी कोह से संथाल परगना का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसमें से चारों के चारों ऑप्शन गलत हो गया। तो दामिनी कोह से संथाल परगना का निर्माण कब हुआ था। 1855 में। एसपीटी एक्ट का मेरे पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका नाम था नरीखंड। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था। जब भागलपुर और बीरभूम का जिला को शामिल किया गया तो इसका नाम क्या हो गया, जंगल टेरी। क्या हो गया, जंगल टेरी ट्रैक था। इसे दामिनी कोह नाम से भी जाना जाता है। और दामिनी कोह के नाम के बाद संथाल परगना कब बना, 1855 में दामिनी कोह के नाम से परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है। तो संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है। तो इसमें वहाँ के कौन थे, पहाड़िया, अब असुर, ब्रिजिया, गौंड कौन थे, कौन था। तो यहाँ पे जो था, आपको मनीष रंजन सर की किताब में आपको असुर मिलेगा, लेकिन असुर नहीं है, गलत है। वहाँ के मूल निवासी जो थे वो पहाड़िया थे। आगे बढ़ते हैं। तो संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी कौन हो गया, तो पहाड़िया लोग हैं। मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदारी को राजस्व पूंजी कितना नंबर में दर्शाया गया है। तो किसमें दर्शाया गया है, तो तोंजी में, तोंजी नंबर में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रेती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1872 में। इंट्रोडक्शन में जो क्लास मेरा जो है संथाल परगना का एसपीटी एक्ट का, उसमें शुरू में ही दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया। कब किया था। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था। तो 1937 में किया था। एक जांच समिति का गठन किया था और इसी जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर एसपीटी एक्ट लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण हुआ। किस कमेटी के आधार पर हुआ था। तो गेंजर एक रिपोर्ट दिया था 1934 में। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे इसके आधार पर 1937 में एक जांच समिति बना और इस जांच समिति के आधार पर क्या किया गया था, एसपीटी एक्ट का निर्माण किया गया था। तो गेंजर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितना अध्याय है, 9 अध्याय है और धारा कितना है, 72 धारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा। किस जिले में लागू नहीं होगा, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या क्या है, साहेबगंज, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़।
तो एसपीटी एक्ट कहाँ लागू है आपका? एसपीटी एक्ट जो है वो संथाल परगना क्षेत्र में लागू है। और संथाल परगना का क्षेत्र कौन कौन है? साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़। और ये किसका क्षेत्र है? ये पलामू प्रमंडल का है। तो गढ़वा में लागू नहीं होगा। गढ़वा में क्या है? ये सीएनटी एक्ट लागू है गढ़वा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 क्या अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? तो ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रेतों में से कम 2/3 रेतों के सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? किसके जमाबंदी से? वो फिर से देखिए क्या बोल रहा है। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रेतों में से कम 2/3 2/3 रेतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो धारा 5 में दिया है, अगर किसी गैर खास गांव में क्या करना है, किसी की नियुक्ति करना है निश्चित ग्राम में जमाबंदी रेतों की नियुक्ति के लिए, तो वहाँ पर क्या करेगा ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए? 2/3 भाग अगर कोई गांव वाला लोग सहमति देगा तो उपायुक्त द्वारा उसका नियुक्ति किया जाएगा। धारा 5 के तहत दिया हुआ है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? पदांतरण ट्रांसफर का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। तो 9 के तहत। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रेतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? किसमें क्या गया? रेतों के विभिन्न वर्गों का प्रावधान तो धारा 12 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं करेगा? ठीक है, नहीं करेगा। किस धारा में है? तो धारा 14 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट एवं खपड़े बनाने का अधिकार होगा? मतलब आपका ज़मीन है तो आप अपना ज़मीन से ईंट खपड़ा बना लीजिएगा बिना टैक्स दिए हुए। तो किस धारा में बोला गया है? तो धारा 15 में बोला गया है कि धारा 15 के तहत अपने खेत से आप मिट्टी कोड़िए, ईंटा बनाइए या खपड़ा बनाइए, जो बनाइए बिना टैक्स दिए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि क्या है कि अनुमति बिना अपने जमीन पर लगा हुआ महुआ वृक्ष नहीं काटा जा सकता है? तो किसके अनुमति के बगैर अपने ज़मीन पर, आपका ज़मीन पर अगर महुआ लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ है, तो किसके अनुमति के बगैर आप नहीं काट सकते हैं? तो एसडीओ यानी अनुमंडल विकास पदाधिकारी का। ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी का अनुमति के बगैर आप अपना पेड़, अपना ज़मीन से जो महुआ पेड़ लगा उसे आप नहीं काट सकते हैं। तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बगैर आप अपना महुआ को नहीं काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि परियोजनाओं के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? तो धारा 18 में बोला है कि आपका ज़मीन है, अगर आप कच्चा या पक्का रहने के लिए या खेती करने के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं तो धारा 18 के तहत बना सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? धारा 19 में किसका प्रावधान किया गया है? तो किया गया है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। जोत का विभाजन तथा
लगान का वितरण का किया गया है। यदि जोत के किसी भाग का लगान कितना रुपया में कम होगा कि किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा, तो 3 रुपया। क्या बोला जाता है? यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपया से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं किया। यानी कि आपका ज़मीन का लगान 3 रुपया है तो आप अपना ज़मीन का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? धारा 20 में किसका प्रावधान किया गया है? तो रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंद या पूर्ण भोग बंधक से रहती भूमि का हस्तांतरण या उसकी सीमा का उल्लेख है? किसमें है? धारा 21 में। नेक्स्ट है किसकी अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? किसकी अनुमति से बदल सकते हैं? तो उपायुक्त की अनुमति से अदला बदली अपनी जमीन के कीजिए। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख किसका है? 25 और 26 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है रैयत के जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया धारा 25 और 26 में। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? किसमें? बिना उपायुक्त के। धारा 29 में बोलता है संथाल बनाने एसपीटी एक्ट 49 के तहत बताया किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी अन्य मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि का खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। तो बंदोबस्त अगर करेगा तो कौन करेगा? उपायुक्त करता है। ठीक है। अध्याय 4 में दिया हुआ है इसमें और CNT में 9 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की अध्याय 4 में किसका उल्लेख किया गया है? अध्याय 4 में किसका उल्लेख किया गया है ये बताएं। तो अध्याय 4 में जो उल्लेख किया गया है वो बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती से है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कि किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा? तो धारा 30 में दिया गया है कि बंदोबस्ती के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कि किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? तो किसके लिए बंजर भूमि के लिए बंदोबस्त किया जाएगा? जाहिर थान, नीचे कुआरन थान बोलते हैं ना। शमशान, कब्रिस्तान के लिए क्या किया जाएगा? उपायुक्त द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा। तो किस धारा के तहत बंदोबस्त किया जाएगा? तो धारा 34 के तहत बंदोबस्त किया जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रेतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन भूमि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं? यानी कि बोल रहा है क्या एसपीटी 1949 के तहत किस धारा में प्रावधान है कि आपका गाय बैल चराना है तो कहाँ चराइएगा? जो चराने के लिए जगह छोड़ा गया वह नहीं चराइएगा।
तो किस धारा में बोला गया है? तो धारा 37 के तहत। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कि किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो परिवर्तन किसने नहीं कर सकता, किस धारा में बोला गया है? धारा 40 में बोला गया है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कि किस धारा में, कि धारा 42 के बाद बोलता है। एक बार फिर से देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत 42 के तहत किसके द्वारा? उपायुक्त यहाँ हो जाएगा, उपायुक्त किधर है? उपायुक्त कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। मतलब कहना है, अगर कोई व्यक्ति आपका ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है तो जो उपायुक्त है, डीसी है, वो धारा 42 के तहत उसे मार के भगा देगा और आपको ज़मीन दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में किसका प्रावधान है? अध्याय 5 में किसका प्रावधान किया गया है? किसका प्रावधान किया गया है? पहला, बंदोबस्त की भूमि की अवधि, लगान, बंदोबस्त भूमि पर तालाब निर्माण संबंधी या सभी। तो इसमें से किसका प्रावधान किया गया है? कि लगान का प्रावधान है। अध्याय 5 में जो है लगान का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा। बोलता है कि आपको लगान आ गया है, आपके पास लगान नहीं देने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको क्या करता था? गांव में दे देता था ना, गाय बैल बकरी मुर्गा दे देता था, खस्सी वगैरह। तो अब बोलता है कि नहीं, वस्तु के रूप में नहीं दिया जाएगा। तो किस धारा के तहत नहीं दिया जाएगा? धारा 47 बोलता है, धारा 47 के तहत आप अपने लगान को वस्तु के रूप में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। बोलता है कि रैयत अपना जो लगान है उसको डाक से भेज देगा, मनी ऑर्डर कर देगा। किस धारा में दिया गया है? तो धारा 45 के तहत जो रैयत होता है लगान क्या करता है? डाक मनी ऑर्डर से भेज देता है। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? लगान का लेखा कौन रखेगा? तो ग्राम प्रधान रखेगा और मूल रैयत या भूस्वामी रखेगा। तो ये दोनों द्वारा रखेगा और हिसाब किताब कौन लेगा? डीसी लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? लगान में कमी कब हो जाएगा? जब आपका जोत कम होगा, आपका जोत में खेत में बालू घुस जाएगा, भर जाएगा, फसल उत्पादन कम होगा, तभी ना करेगा जोत में। तो किसके तहत? धारा 50 के तहत। नेक्स्ट है कानून की किस धारा में यह प्रावधान है? किस धारा में प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। क्या बोल रहा है? अगर आपसे लगान अधिक ले लेता है, कोई रैयत है, अगर उसका लगान अगर 200 रुपया था और वो 250 रुपया लगान लेता है, तो इसके तहत इसको किस धारा के तहत इसको दंड दिया जाएगा? धारा 52 के तहत दंड दिया जाएगा। कितना दंड दिया जाएगा? 500 रुपये तक अर्थ दंड और 6 महीना का जेल। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो फिर दोनों में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बोलता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षणिक कार्य, खनन खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावित करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। यानी आजकल देख रहे हैं ना, सीसीएल वगैरह सबसे ज़मीन ले रहा है कौड़ी के भाव में, तो किसके तहत, किस धारा के तहत लेगा, और उसके लिए अगर ले लेगा तो ज़मीन के लिए तो उपायुक्त ही कितना पैसा दिया जाएगा बोलता है। तो धारा 53 के तहत वो आपसे ज़मीन लेगा, किसके लिए, खान के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, कोयला निकालने के लिए, बॉक्साइट निकालने के लिए धारा 53 के तहत लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं करने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। एक बार फिर से देखिए, संथाल यानी कि SPT 49 में किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं करने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो राज्य सरकार नियम कब बनाएगी, किस धारा के तहत बनाएगी, धारा 54 के तहत राज्य सरकार नियम बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी को बेदखल करना है तो डीसी ही करेगा, इसी का आदेश के से किसी को बेदखल किया जाएगा किसी की भूमि से। तो किस धारा के तहत है, तो धारा किसके तहत, धारा 56 के तहत बोला गया है किसी व्यक्ति को उसके जोत से बेदखल कर दिया जाएगा कृषि भूमि से उपायुक्त की अनुमति से। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त यानी कमिश्नर पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उसके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। बोलता है क्या कि अगर कोई भी अधिकारी को निर्णय दिया हो या खुद कमिश्नर द्वारा निर्णय दिया हो उसका पुनर्निरीक्षण वो कर सकते हैं। किस धारा के तहत करेंगे पुनर्निरीक्षण, तो धारा किस धारा के तहत करेंगे पुनर्निरीक्षण, जो है कौन सा है 19, तो 60 के तहत करेंगे। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जाएगा। यानी कि उपायुक्त को भी निर्णय दे देगा, उसके खिलाफ कोई वाद कहीं भी न्यायालय में नहीं लिया जाएगा। तो किसके तहत होगा, तो धारा 63 के तहत बोलता है उपायुक्त कोई भी निर्णय ले लेगा आपके जमीन संबंधी SPT एक्ट के तहत, तो उसके खिलाफ कहीं वाद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 14 के में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवारवाद का समाधान तिथि कितना, 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। ठीक है, बोलता है धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवारवाद का समाधान तिथि से 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा, तो 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। अगर डीसी
एसडीओ या डिप्टी कलेक्टर, ये लोग कोई भी निर्णय देगा तो 60 दिन के अंदर दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर कमिश्नर को निर्णय देगा तो 90 दिन के अंदर आपको अपील कर सकते हैं आगे ऊपर के कोर्ट में। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 कितना धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे कितने वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई आपके ज़मीन को क्या बोलता है, गलत तरीके से बेच दिया है और उस पर कोई कब्जा कर लिया है तो उसको जेल कितना होगा, तो जो जेल होगा कितना होगा जेल, ये होगा 3 वर्ष का जेल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? जो आपका बकाया है उसका प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 70 में किया गया है बकायों की वसूली। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संविधान संशोधन किया गया था। एसपीटी एक्ट में बोल रहा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में एसपीटी एक्ट में 1990 में, कब 1990 में केंद्र सरकार द्वारा केवल 66वां संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? किस धारा को छोड़कर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में जिस धारा को डाल दिया था ना, उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किस के तहत एक बार फिर से देखिए, 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम में किस धारा को छोड़कर, किस धारा को छोड़कर बाकी सभी को धारा को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो धारा 53 को छोड़कर बाकी सब को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 26, 62, 69 सबको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1969 में बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब या राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया? यानी जमीन मालिक अपनी जमीन की प्रकृति को बदल सकते हैं। कब संशोधन किया गया था इसमें? तो 2016 में संशोधन किया गया था। तो आइए कुछ अन्य जमीन संबंधी कानून भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूमि संबंधी अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए, फिर से देख लीजिए, बिहार के कुछ निश्चित क्षेत्रों में भूमि प्रबंध अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता था। कुछ ऐसी भूमि भी थी जिसका प्रबंध पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता था। तो ऐसी भूमि क्या होता था? ऐसी भूमि खास महल के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं। बोल रहा है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूमि प्रबंध अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता था तथा कुछ ऐसी भूमि भी थी जिसका प्रबंध पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता था। तो ऐसी भूमि खास महल के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है, बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया? बोल रहा है, बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए जमींदारी जो प्रथा था कब लागू हुआ था? 1993 में हुआ था ना लागू। कहाँ का? बिहार, उड़ीसा, बंगाल और कर्नाटक का कुर्ग जिला
तो उसको उन्मूलन को, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून, सुधार कानून कब लाया गया था? तो वही पूछ रहा है कब लाया गया था, तो 1950 में लाया गया था। बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब हुआ? बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का कब स्वामित्व हो गया? जमींदार को हटाकर 1957 में। 1957 में बिहार रियासत काश्तकारी अधिनियम के तहत कितना एकड़ से कम रियासत काश्तकारों को पूर्ण अधिकार दिया गया? कितना एकड़ से? 1 एकड़। ठीक है। उन्नीस सौ 61 में बिहार भूमि हटबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ या असिंचित भूमि कितना एकड़ जमीन रखने की व्यवस्था की गई थी? कितना एकड़ रख सकता था? तो 60 एकड़। नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ और असिंचित भूमि कितना? 60 एकड़ जमीन रखने का व्यवस्था किया गया था। कितना? 60 एकड़। ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर में क्या बोलता है? बिहार सरकार द्वारा राज्य में बटाईदारी अधिनियम कब लागू किया था? बटाइया जो होता है ना आजकल गांव में, कि हम खेती नहीं कर सकते हैं, चलो मेरे खेत में तुम खेती कर लो, आधा आधी बांट लेंगे, तो कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 1957 में ही लागू किया गया था। बिहार बटाईदारी अधिनियम के अनुसार अगर कोई बटाईदार किसी जमीन को कितना वर्ष लगातार जोत रहा हो तो उस जमीन पर उस बटाईदार का अधिभोगाधिकार प्राप्त होगा। अगर कोई बटाईदार आपका ज़मीन पर कितना वर्ष तक बटाइया कर लेगा खेती, तो उसका हो जाएगा अधिकार। 12 वर्ष तक अगर कोई बटाईदार आपका ज़मीन पर खेती करेगा ना, तो उसका अधिकार हो जाएगा। सोच समझ के बटाइया दीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ था? तो 1901 में पारित हुआ था उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून। स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1951 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों को 4 नई श्रेणियों में बांटा गया था। निम्न में से कौन सा एक श्रेणी नहीं है? कौन सा एक श्रेणी नहीं है? तो इसमें से देखते हैं कौन सा श्रेणी नहीं है। तो ये जो श्रेणी है ये जोतदार, सिरदार, असामी, आदिवासी सब थे, ये जोतदार नहीं थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया? भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया? तो 1960 में पारित किया भूमि हटबंदी कानून। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नई राजस्व संहिता को लागू कर 1901 में भूमि राजस्व अधिनियम निष्प्रभावी कर दिया गया। किस संहिता का लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो 2016। ठीक है। क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में नई राजस्व संहिता 2016 को लागू कर 1901 का भूमि राजस्व अधिनियम निष्प्रभावी कर दिया गया। यानी 2016 पारित हुआ तो ये अपने आप निष्प्रभावी हो गया। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी? ब्रिटिश काल में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी? तो जो लागू था क्या था? अस्थायी बंदोबस्त भी था और ये भी था, मालवाड़ी भी था, रैयतवाड़ी भी था। तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ था? जमींदारी पर था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक का कुर्ग था, तो कट गया। मालवाड़ी बचा और रैयतवाड़ी, तो ये दोनों था। तो बी और सी सही हो जाएगा। 1951 में मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पारित कर किस राज्य की जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया? किस राज्य को जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया था?
ग्वालियर, मालवा, इंदौर सभी का। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व संहिता कब पारित किया? तो 1959 में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया गया था? मध्य सरकार द्वारा 1960 में भूमि हटबंदी कानून पारित किया गया। पश्चिम बंगाल में बर्गादार यानी बटाईदार कानून कब पारित हुआ था? बटाईदार कानून पश्चिम बंगाल कब पारित हुआ था? 1950 में ही पारित हो गया था बंगाल में। वेस्ट बंगाल स्टेटस एक्विजिशन एक्ट का मुख्य लक्ष्य राज्य और रेतों के बीच मध्यस्थों को हटाना था। मध्यस्थों को हटाना था कब? 1953 में ही हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून कब पारित किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून कब पारित किया? 1955 में। स्वतंत्रता बाद कब उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट एविलेशन एक्ट पारित किया गया था? 1951 में पारित किया गया था उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रथम भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया था? उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि कानून कब पारित किया गया था? तो 1960 में पारित किया गया था। उड़ीसा सरकार ने किस अधिवेशन के तहत राज्य में भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया? चकबंदी तो भूमि सुधार अधिनियम 1972 के तहत लागू कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद क्या, घंटी बजा दीजिएगा, ठीक ना? घंटी बजाना नहीं भूलिएगा। तो जय झारखंड।